अच्छा देखें जी, नेक्स्ट ये प्रॉपर्टी नंबर 3 थी। इसी प्रॉपर्टी नंबर 3 के अंदर ही एक और भी प्रॉपर्टी मौजूद है। चले मैं ऐसे करता हूँ उसको प्रॉपर्टी, चलें अच्छा इसी में ही जाने दें, छोड़ें, अलग अलग से करने की जरूरत नहीं है। यहीं से आगे देखें, या तो थे वेक्टर पैरेलल। अगर एंटी पैरेलल वेक्टर हो तो क्या होगा? इफ वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का क्या मतलब होता है जी, जल्दी से बताएं। ऑपोजिट डायरेक्शन। यस बिल्कुल ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इफ वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल देन इन दैट केस थीटा विल बी इक्वल टू 180। तो ऑटोमेटिकली cos थीटा फिर क्या बन जाएगा? 180 माइनस यस 180। बिल्कुल ठीक है, cos 180 जो है -1 के इक्वल होता है। तो जब cos 180 -1 के इक्वल होता है तो अब a डॉट b किसके इक्वल आ जाएगा? सर ये cos 180 कैसे आया? जाहिर है अगर वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं तो उस केस में एंगल कितना होगा? 180 होगा ना। एंटी पैरेलल का मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट। सर ये ड्रॉ करके बता दें। ड्रॉ करके ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। आई समझ? अब हो गया क्लियर? सर 180 कैसे आया? ऑफ वो वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट है ना। चलें अच्छा ऐसे कर लेता हूं मैं, इधर अगर समझना मुश्किल है तो ये देखें, ये वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है, ठीक हो गया। और दूसरा वेक्टर बी जो है वो है, एक मिनट ठहरें, ये वेक्टर बी है, यहां से वेक्टर बी स्टार्ट होगा इस डायरेक्शन में। अब मुझे बताएं कितना एंगल बन रहे हैं इन दोनों के दरमियान? 180। तो यही तो कहा है कि इफ वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल देन एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। हो गया क्लियर? ओके सर। अच्छा अब ए डॉट बी क्या आएगा? तो अब ए डॉट बी बनेगा ए बी कॉज ऑफ 180, और कॉज 180 ऊपर हम कह चुके हैं -1 की इक्वल है। तो ओवरऑल क्या बनेगा? ए बी इंटू -1, और ये बनेगा -ए बी। ठीक हो गया? तो खैर ये एक आसान सी चीज थी, इतना इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। अब ऐसा करें जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं फिर। सर हो गया। हो गया? ओके मैं बोर्ड साफ कर रहा हूँ फिर। सर जी जी जी, जो आई और आई को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर वो एंटी पैरेलल है तो -1 होगा। यस -1 नहीं होगा ना वो तो। चलें लिख देता हूँ ये भी, ये लें। अगर ये है आई इंटू, आपने क्या बोला है दोबारा पूछे? हमने दोबारा पूछा, हमने सवाल आई क्या? इंटू आई। आई इंटू नहीं, आई इंटू आई तो 1 ही रहेगा ना, वो कैसे -1 होगा? तो -1 कैसे होगा? -1 इस केस में आई थिंक सो कि नहीं होगा ना, क्योंकि अगर मैं लिखता हूं आई इंटू -आई तो वो भी 1 ही रहेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड्स आ जाएंगे बीच में। नहीं -1 इस केस में नहीं होगा, नो। बस साफ कर दूं? यस सर। सर एंटी पैरेलल मतलब कि वो पैरेलल नहीं है, तो सर वो पैरेलल नहीं है तो परपेंडिकुलर भी तो हो सकते हैं। ऑफ वो एंटी पैरेलल का ये मतलब किसने आपसे कहा कि इसका मतलब है वो पैरेलल नहीं है? एंटी पैरेलल का मतलब है एग्जैक्टली ऑपोजिट। जैसे ओके सर। पैरेलल में एक दूसरे के अलोंग होते हैं, तो एंटी पैरेलल में एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ओके सर। अच्छा नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नंबर 4, सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। के वेक्टर्स को अगर अपने साथ ही मल्टीप्लाई किया जाए तो बहुत आसान है। प्रॉपर्टी नंबर 4, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। अच्छा देखें सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट का मतलब कि वेक्टर ए की आपने अपने ही साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेनी है। तो अब ये क्या बनेगा? ये बनेगा ए का मैग्नीट्यूड इनटू ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलें बल्कि ऐसे ना लिखे ना, ए के मैग्नीट्यूड को हम ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ऐसे मैग्नीट्यूड्स डालने की जरूरत ही नहीं है। ए का मैग्नीट्यूड इनटू ए का मैग्नीट्यूड इनटू कॉज ऑफ 0, क्योंकि अपने साथ एंगल 0 डिग्री होता है, पता है आपको।
तो इस केस में फिर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि cos 0 1 होते हैं। तो इसका मतलब है कि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट जो है अपने मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगी। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, self dot product of a vector is equal to square of its magnitude, कि अपने ही मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल बन जाएगी फिर। ठीक सर हो गया? यहाँ पे 2 दफा ए है तो 2 दफा cos थीटा क्यों नहीं आएगा? हाँ, cos थीटा का, थीटा क्या होता है इसमें, देखें ना, ये हमने जब लिखा था, 0। ये देखें, जब हमने a डॉट बी लिखा था तो इसका क्या मतलब था, ये था ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे हमने कहा था कि ये थीटा जो है ये ए और बी के दरमियान एंगल है, यानी जो भी दो वेक्टर्स जिनकी डॉट प्रोडक्ट ली जा रही है उनके दरमियान एंगल थीटा है। अब यहाँ डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए की अपने ही साथ ली जा रही है, तो अब दोनों वेक्टर कौन से हैं, वेक्टर ए खुद, तो अपने साथ एंगल कौन सा बनेगा, अपने साथ एंगल 0 बनेगा, सो इसलिए मैंने लिख दिया cos 0। ओके सर। अच्छा, इसके बाद जी नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5। हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 5 में है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म में आपने डॉट प्रोडक्ट लिखनी है। नंबर 5, स्केलर प्रोडक्ट in terms of rectangular components, in terms of rectangular components। अच्छा देखें जी, अब दो वेक्टर्स में लूंगा वंस अगेन। अब क्योंकि हमें कहा जा रहा है कि आपने स्केलर प्रोडक्ट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म में फाइंड करनी है। अभी तक हमने स्केलर प्रोडक्ट किस टर्म में फाइंड की, दो वेक्टर के दरमियान जो एंगल बन रहा था उन एंगल्स की टर्म में फाइंड की। ये अगर ये दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है उस एंगल को ही कंसिडर करके अभी बार बार हम डॉट प्रोडक्ट का जिक्र करते रहे हैं। अब हम डॉट प्रोडक्ट का जिक्र करेंगे यहां इस वाली प्रॉपर्टी में विदाउट एंगल। अब एंगल जो इनके दरमियान बन रहा है उस एंगल को हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि हमें बहुत से ऐसे केसेस को भी फेस करना पड़ेगा कि जहां पे वेक्टर्स के दरमियान एंगल हमें गिवन नहीं होगा, वेक्टर के दरमियान एंगल हमें पता नहीं होगा। तो उस केस में डॉट प्रोडक्ट जब फाइंड करनी होगी या डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा या डॉट प्रोडक्ट को यूज करके कोई तीसरी कोई क्वांटिटी कोई तीसरा वेरिएबल अगर हमें फाइंड करना होगा और एंगल भी हमें गिवन नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में फिर ये वाला मेथड हम यूज करेंगे कि हमें वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पता होंगे और उन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, या जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसको हम सोल्व कर लिया करेंगे। ठीक है, तो अब जरा देखें, अब इस केस में हमें ए और बी के दरमियान क्या एंगल है हमें नहीं पता। तो जब वेक्टर ए और बी के दरमियान एंगल नहीं पता तो वेक्टर ए को मैं उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख लेता हूं। तो ये मैंने लिखा वेक्टर ए को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में। क्या लिखूंगा, वेक्टर ए अगर स्पेस में है तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में ऐसे लिखूंगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। आई समझ बात की? प्रीवियस कॉन्सेप्ट है, समझ आइए नहीं आई, ये एक्सप्लेन करूं? यस सर, समझ आई है। आइए, मुझे लगता है कि कोई खास नहीं समझ आई, चले मैं इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। सपोज करें ये एक पॉइंट था, ये यूनिट वेक्टर की वाले टॉपिक में और फिर पोजीशन वेक्टर वाले टॉपिक में ज्यादा डिटेल से फिर हमने इसको पढ़ा था कि ये देखें ये एक वेक्टर है, अगर सपोज करें वेक्टर ए, तो हमने कहा था कि वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट क्या है और इसका वाई कंपोनेंट क्या है। तो यहां हमने कहा था कि ये वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है जो कि था ए एक्स, और इतना वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट था जिसको हमने कहा था ए वाई। ठीक है, अब इसी वेक्टर ए को अगर हमने पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखना था तो कैसे लिखते थे, कैसे लिखते थे जी बताएं अब जल्दी से। हाँ जी, ये एक्स एक्सिस है। ए हाँ जी बिल्कुल ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस ए हाँ वाई हाँ स्क्वायर ना 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 ना
जी तहरीम बताएं। AX AX सर AX cos थीटा। ना जी सर आमना। आई कैप साथ लिखेंगे। आमना भी AXI AXI बिल्कुल ठीक है। AXI कैप और फिर AY J कैप, ये हम J लिखते थे, ये कैप। कैप। ये लिखा करते थे। ठीक है। अब यहाँ पे इस केस में क्योंकि वेक्टर स्पेस में है तो अब तीसरा भी आ जाएगा AZK कैप। ठीक हो गया। अब मेरा ख्याल है क्लियर होगा। अब इसी तरह अगर वेक्टर बी हो तो वेक्टर बी को हम कैसे लिखेंगे? फिर उसे लिखेंगे BXI कैप, BY J कैप और BZK कैप। आगे समझ बात की? अच्छा, अब अगर हमने इनकी डॉट प्रोडक्ट फाइंड करनी है और हमें एंगल का भी नहीं पता, अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे, ये लिखा A.B और ये इसको मैं लिख दूंगा ए की जगह पूरा ये वेक्टर ए जो है, जो कि है AXI कैप प्लस AY J कैप प्लस AZK कैप। इसके बाद डॉट है और फिर आगे पूरे का पूरा वेक्टर बी आ जाएगा। ये मैं साफ कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपको आता है। अच्छा, और अब लिखेंगे वेक्टर बी जो कि है BXI कैप प्लस BY J कैप प्लस BZK कैप। ठीक है। अब इनके लिए डॉट प्रोडक्ट सिंपल जिस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं उस तरीके से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें इनको। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें, पहले AXI को बारी बारी इन तीनों के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा, फिर AYJ को बारी बारी तीनों के साथ करूंगा, फिर AZK को बारी बारी तीनों के साथ करूंगा। ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये मैं लिखूंगा AXI को BXI के साथ करूंगा तो लिखूंगा AXBX और साथ ब्रैकेट में लिखूंगा I.I ऐसे लिखूंगा। अब आप लोग मुझे बताएं कि मैंने ऐसे क्यों लिखा AXBXI.I, ऐसे क्यों नहीं लिख दिया AX.BXI? जी सर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। अब लाइबा कुछ बताने की कोशिश सर कर रही है प्रॉपर्टी लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया। बहरहाल जितनी मुझे समझ आई उससे मुझे यही लगा कि सही बताया है। जी साहब, आप क्या कह रही हैं? सर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। आई और आई के जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल होती है। ठीक है, लेकिन थोड़ा मजीद एक्सप्लेन। जी तहरीम। सर पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई। मैंने सवाल ये किया है कि AXI को बारी बारी मैंने इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। अभी AXI को मैंने BXI के साथ किया सिर्फ, और मैंने लिखा AXBXI.I। मैंने ऐसे क्यों नहीं लिख दिया AX.BXI? यानी डॉट जो है वो आई और आई सर के दरमियान क्यों डाला है, AXBX के दरमियान क्यों नहीं डाल दिया? सर मुझे नहीं पता। अब जरा सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका जवाब ये है कि डॉट प्रोडक्ट जो है, अभी हमने पूरे टॉपिक में पढ़ लिया ना कि डॉट प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है वेक्टर्स की, ये स्केलर की प्रॉपर्टी नहीं है। अब ये जो AX और BX हैं ये तो मैग्नीट्यूड्स हैं। तो जब AX BX मैग्नीट्यूड्स हैं तो मैग्नीट्यूड तो स्केलर होता है, तो फिर इनके दरमियान तो डॉट नहीं आ सकता। जबकि आई कैप J कैप K कैप ये सारे वेक्टर्स हैं, इसलिए डॉट प्रोडक्ट इनके दरमियान आएगी। इसलिए AX BX को मैंने ऐसे ही लिखा, जबकि आई और इस वाले आई के दरमियान डॉट डाला। आगे समझ बात की? अब यस सर, समझ आ गई। अब आगे भी ऐसे ही करेंगे। अब AXI को BYJ के साथ मैंने करना है, तो ये लिखा AXBY और लिखा I.J। ठीक हो गया, प्लस का साइन। अब AXI को BZK के साथ, तो लिखा AXBZ और फिर लिखेंगे I.K। ठीक हो गया जी। आगे फिर प्लस का साइन। अब AYJ की बारी। अब AYJ को बारी बारी तीनों के साथ करना है, तो लिखा ये मैंने AYBX और फिर लिखा J.I। इसके बाद प्लस का साइन, फिर AYBY J.J। ठीक हो गया। फिर इसके बाद
ए जेड बी के और ए जेड के और बी जेड के को लिखा, तो लिखा ए जेड बी जेड और ये लिखा के डॉट के। इसके बाद फिर प्लस का साइन। अब ए जेड के की बारी, इसको बारी बारी तीनों के साथ करना है, तो लिखा ए जेड बी एक्स के डॉट आई प्लस का साइन, फिर ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई और फिर लिखेंगे के डॉट जे, के डॉट जे प्लस का साइन, फिर ए जेड के को बी जेड के साथ किया तो लिखा ए जेड बी जेड के डॉट के, ए जेड बी जेड के डॉट के। ठीक है जी, अब इनको कर दें सिंप्लीफाई, तो देखें ए एक्स बी एक्स ऐसे ही लिखा मैंने, ए एक्स बी एक्स को मैंने लिखा ऐसे ही, जबकि आई डॉट आई अभी हमने पढ़ा है एक प्रॉपर्टी में, कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3 में, कि यूनिट वेक्टर की अपने साथ डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल होती है, तो ये आई डॉट आई क्या बनेगा, ये बनेगा 1। जबकि हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी नंबर 2 में कि यूनिट वेक्टर की किसी दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होती है, तो इसका मतलब है ये आई डॉट जे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये पूरे का पूरा ही 0 कर देगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ए एक्स बी एक्स के साथ, सारा कुछ खत्म। ऐसे आई डॉट के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ऐसे जे डॉट आई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ऐसे ही फिर ए वाई बी वाई जे डॉट जे, तो जे डॉट जे 1 बनेगा, तो ये लिखा ए वाई बी वाई जे और 1 प्लस के साइन के बाद ए वाई बी वाई इंटू 1। इसके बाद ए जेड बी जेड, ए जेड बी जेड के डॉट के, ये भी लिखना है क्योंकि के डॉट के 1 होता है, तो ये लिखा जाएगा ए जेड बी जेड। मैंने कोई मिस्टेक कर दी है यहाँ पे, ए वाई में लिखना था ना, गलती कर दी है मैंने, यहाँ पे था ए वाई बी जेड और जे डॉट के, ये मल्टीप्लिकेशन की मिस्टेक थी, तो लिहाजा ये भी हो जाएगा 0। ऐसे ही के डॉट आई ये भी हो जाएगा 0, के डॉट जे ये भी हो जाएगा 0, जबकि आखिर में ए जेड बी जेड के डॉट के, तो के डॉट के फिर 1 होता है, तो इसलिए ए जेड बी जेड को भी लिख दिया जाएगा, तो ये लिखा ए जेड बी जेड इंटू 1। ठीक हो गया जी। और इसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, सिंपली 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, और ये आपकी बुक में आंसर लिखा हुआ है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइंदा जब भी डॉट प्रोडक्ट लेनी है, अब गौर से सुनिएगा, इतनी लंबी कैलकुलेशन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए की थी, आइंदा जब भी आपने डॉट प्रोडक्ट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लेनी है, तो ए डॉट बी की डॉट प्रोडक्ट आपने डायरेक्ट ये लिखनी है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, क्योंकि अब अंडरस्टूड है कि अपने साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होती है और किसी दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होती है यूनिट वेक्टर्स की केस में। ठीक है, तो इसलिए आइंदा ए डॉट डी को डायरेक्टली आपने यही लिखना है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है जी, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लें और अगर कोई मसला है। सर क्लियर। सर आपने जो रीजन बताई थी ना वो दोबारा बता दें। कौन सी रीजन, किसकी? सर वो जो आई और आई वाली बताई थी। ये जो मैंने 0 0 की है इसका कह रही है? नो सर, आपने हाँ। बताया था ना कि ये आई और आई मैंने साथ क्यों लिखे हुए हैं दोनों। आई और आई साथ में लिखे हैं, अच्छा ये वाली। सर वो जो आपने बताया था कि मैग्नीट्यूड स्केलर होगा तो हाँ, मैंने ये कहा है कि ये देखे ना, ये जहां इस ये जितने भी आपके सामने हुए हुए हैं, इन सब में डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर्स के दरमियान है। देखें आई आई के दरमियान है, आई जे के दरमियान, आई के दरमियान, जे आई के दरमियान, जे के आई के जे के, यानी यूनिट वेक्टर्स के दरमियान डॉट मैंने डॉट प्रोडक्ट ली हुई है। जबकि मैग्नीट्यूड जो थे ए एक्स बी एक्स, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी जेड, उनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट मैंने नहीं लिखी हुई। वजह उसकी ये है कि ये ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड वगैरह वगैरह, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे मैग्नीट्यूड्स हैं, वो स्केलर हैं, और डॉट प्रोडक्ट तो प्रॉपर्टी है वेक्टर्स की। अभी यही तो हमने सीखे इस पूरे टॉपिक में। तो जब डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स की प्रॉपर्टी है, तो इसलिए ये डॉट जो है इन यूनिट वेक्टर्स के दरमियान लगाया जाएगा, इन मैग्नीट्यूड्स के दरमियान फिर नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि वो तो स्केलर्स हैं। आई समझ बात की? ओके सर। चलें ले लें स्क्रीनशॉट जल्दी जी से, सर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, बस ये टॉपिक वाइंड अप करें, बस खत्म हो ही है, तकरीबन 2 मिनट का काम रह गया बस। डन? यस सर डन।
ओके, मैं इस साइड सब साफ कर रहा हूँ। अच्छा, अब जरा देखें कि ये जो फाइनल फॉर्म आई है, ए डॉट बी किसके इक्वल आया, इसके इक्वल आया। ये चीज मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट बी किसके इक्वल आया, इक्वल आया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, इसके इक्वल आया। ठीक है। अच्छा, अब देखें, अगर हमें अब आगे फ्यूचर में कहीं कहा जाए कि भाई हम आपको वेक्टर के कंपोनेंट्स बता रहे हैं, यानी ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, इनकी वैल्यूज हम आपको बता रहे हैं, और हम आपको वेक्टर्स के वेक्टर ए और बी जो हैं इनके मैग्नीट्यूड्स भी हम आपको बता रहे हैं। आप जरा ये तो बताएं कि वेक्टर ए और बी के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, तो वो एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, वो देखिए। अब वो एंगल फाइंड करने का हम तरीका सीखते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बार बार यूज होनी है ये चीजें, तो इसलिए इस तरीके को सीखें। देखें, ए डॉट बी को अगले स्टेप में मैं फिर लिख सकूंगा अगर मैंने एंगल फाइंड करना है। ए डॉट बी को अगले स्टेप में मैं लिखूंगा ए बी कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई एंड ए जेड बी जेड। तो यहां से अब कॉस थीटा की वैल्यू अब सेपरेट कर लें, कुछ बचा ही नहीं अब तो ये लिखा कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, सॉरी प्लस का साइन था यहाँ पे, ये आ गया, डिवाइडेड बाय ए इंटू बी। तो इस तरीके से हम एंगल भी फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, मतलब क्या, अगर हमें वेक्टर ए और बी के मैग्नीट्यूड्स गिवन हो और साथ इन वेक्टर के कंपोनेंट्स ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड ये भी गिवन हो, तो हम इजीली वेक्टर ए और बी के दरमियान जो एंगल बन रहा है थीटा, वो एंगल हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक होगा, एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस टॉपिक। जी, कोई मसला अब इसमें? जी नो सर। नो सर, क्लियर है। ओके, बस अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं नेक्स्ट इसी टॉपिक से रिलेटेड 2.4 2.5 ये आपने देखनी है, फिर अगर ना समझ आई तो कल फिर मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, अभी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें अगर लेना है तो, मैं फिर एंड करूं इसको। हाँ जी, डन। सर डन। ओके सर। ओके चलें, बस ठीक ठीक है, बाकी फिर कल देखते हैं इंशाल्लाह क्रॉस प्रोडक्ट को। ओके, अल्लाह हाफिज़।